इटावा के एसएसपी के बंगले पर कानपुर के डीआईजी साहब पहुंच जाते हैं। कप्तान साहब से कहते हैं एसएचओ साहब को बुलाइए और वो कांपते हुए आते हैं। वो इतनी बुरी हालत में होते हैं कि ठीक से खड़े भी नहीं हो पाते। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूँ शबनम खान और आपके सामने लेकर आई जुर्म की एक और सच्ची अनोखी दास्तान। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज नहीं भूलें। आज की ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश जिला इटावा, दिसंबर 1989 की। 5 दिसंबर 1989 को पहली बार मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बने थे। जब वो मुख्यमंत्री बने थे तो वहाँ पर डाकघर था जहाँ पर ये अपनी बैठक किया करते थे। जब ये विधायक थे तब भी ये डाकघर में ही बैठक करते थे। एक दिन राम गोपाल जी कप्तान साहब के पास आते हैं और आने के बाद बोलते हैं कि आपको मुलायम सिंह जी ने बुलाया है। कप्तान अतुल कुमार और डीएम राजीव खैर ये दोनों मुलायम सिंह जी के बंगले पर जाते हैं। तब मुलायम सिंह जी उनसे बोलते हैं कि तुम हमारे ज़िले में बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन जो तुम काम कर रहे हो वो हमारे अकॉर्डिंग सही नहीं है, तो आप ऐसे कीजिए कि आपका ट्रांसफ़र हो रहा है और आप जाने की तैयारी कर लीजिए। इतना कहना था कि ये दोनों वहाँ से वापस आ जाते हैं और सिर्फ उन दोनों का ही नहीं, उस ज़िले में जितने भी लोग पोस्टिंग पर थे सिर्फ तहसीलदार को छोड़कर उन सभी का ट्रांसफ़र करा दिया जाता है, क्योंकि सत्ता मुलायम सिंह जी के हाथों में आ गई थी। उनके बस में था कि किसको रखें और किसको नहीं रखें। तभी डीजीपी से कहा जाता है एक अच्छा ऑफिसर हमें दो जो कि हमारे अकॉर्डिंग अच्छा काम कर सकें। तभी एक एसएसपी आते हैं जिनका नाम होता है ब्रिजलाल जी। ब्रिजलाल जी को इटावा का एसएसपी बनाया जाता है। जो आईपीएस ऑफिसर होते हैं वो मुख्यमंत्री जी से कहते हैं कि सर, मैं आपसे हाथ जोड़कर बोलता हूँ कि आप मुझे यहाँ पर नहीं लगाइए, आप और किसी को यहाँ पर नियुक्त कर दीजिए। मैं अपनी अकॉर्डिंग काम करता हूँ और वो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मुख्यमंत्री बोलते हैं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप चलो, आप ही हमारे लिए बेहतर हैं, आप यहाँ पर अच्छे से काम करेंगे। इसके बाद जो डीजीपी होते हैं ब्रिजलाल जी, वो बहुत ही अच्छा काम करते हैं, जिनसे जनता भी बहुत खुश रहती है। वो सुर्खियों में अखबार की बने रहते हैं। यहाँ पर मुलायम सिंह जी को टेंशन होती है कि अभी तो हमने अतुल जी को भेजा था और अभी ये आ गए, अब दोबारा इनको ट्रांसफ़र करेंगे तो सरकार पर धब्बा लग सकता है, कुछ कर भी नहीं सकते। तभी एक ऐसा केस आता है कि सैफई गांव के दबंग होते हैं, वो एक गरीब यादव परिवार के ज़मीन पर कब्जा कर लेते हैं। वो गरीब यादव रोता हुआ पुलिस चौकी पहुँचता है। उस समय वहाँ के एसएचओ थे शाह आलम खान, और शाह आलम खान से बोलता है कि साहब मुझे बचा लीजिए, मैं गरीब इंसान हूँ और यहाँ के जो दबंग हैं उन लोगों ने मेरी ज़मीन पर कब्जा कर दिया है। एसएचओ साहब बोलते हैं कि तुम बिल्कुल परेशान मत हो, किसने कब्जा किया है तो उनका नाम बताओ, हम इसकी पूरी तहकीकात करेंगे। उसके बाद एसएचओ साहब उस गाँव में जाते हैं और 22 लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं। अब ये यादव लोग थे जिनको गिरफ्तार किया गया था और मुलायम सिंह यादव की सरकार चल रही थी, इन्हीं के खानदान में से थे। अब हड़कंप तो मचना ही था जब 22 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये हड़कंप मच जाता है। फिर प्रधान जाते हैं पुलिस चौकी पर, इंस्पेक्टर से बोलते हैं इंस्पेक्टर, तुमने जो 22 लोगों को गिरफ्तार किया है, चलो उनको जल्दी से छोड़ो। इंस्पेक्टर बोलता है क्या, आप क्या कह रहे हैं, कौन हो आप? बोलते हैं तुम हमसे पूछ रहे हो कि कौन है, हम प्रधान हैं यहाँ के, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन लोगों को गिरफ्तार करने की? इतना कहने के बाद प्रधान एक एक करके कई थप्पड़ इंस्पेक्टर साहब को मार देते हैं। और वहाँ पे जितने भी लोग थे, यानी वो हवलदार हो या फिर वो दरोगा हो, किसी की हिम्मत नहीं होती कि उससे कुछ कह सके, सब एकदम सहम जाते हैं। वो प्रधान और उसके साथ 2 और जो लोग आए हुए थे, ये उन 22 लोगों को छुड़ाने के लिए सेल की तरफ पहुँचते हैं। तभी पीछे से इंस्पेक्टर साहब पकड़ लेते हैं प्रधान को, उनकी ताबड़तोड़ पिटाई करते हैं। और जो 2 लोग साथ में थे उनकी भी पिटाई की जाती है और उनको भी जेल में डाल दिया जाता है। यानी 22 लोग पहले से थे, अभी 3 लोग ये भी जेल में चले जाते हैं। तभी ये बात शिवपाल सिंह यादव तक पहुंचती है, जो कि मुलायम सिंह जी के भाई थे। लोग उनसे बोलते हैं कि भैया मुख्यमंत्री हैं और आप उनके ही भाई हैं शिवपाल सिंह, और आपके कहने से भी क्या कुछ फर्क नहीं होगा, 25 लोग हमारे गिरफ्तार कर लिए इस एसएचओ ने, इसकी इतनी हिम्मत। इतना ही कहना था कि शिवपाल बोलते हैं कि बात तो सही है। वो अपने साथ 125 लोगों को लेकर चौकी में पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो भीड़ वहां पर पहुंचती है, चौकी में जो भी लोग थे सब भागकर इधर उधर चले जाते हैं, लेकिन सिर्फ एक शाह आलम खान होते हैं जो कि नहीं भागते, और वो 125 लोगों के सामने अकेले ही खड़े हो जाते हैं कि देखें क्या होगा।
लेकिन वो सवा की भीड़ उन पर टूट पड़ती है, उनको बेइंतहा मारने तोड़ने लगते हैं। वो अकेले थे, निहत्थे थे, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए आखिरकार उनको दुहाई देनी पड़ती है। ये लोग उन्हें बहुत बुरी तरह से जख्मी कर देते हैं और 25 लोगों को छुड़ाकर अपने साथ ले जाते हैं। बात बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई थी कि एक SHO को इतनी बुरी तरह से मारा गया, साथ ही जो 25 लोग गिरफ्तार थे उनको भी बाहर निकाल के ले गए हैं। मुख्यमंत्री तभी DGP को इसकी खबर देते हैं। उस समय कानपुर में एक DGP होते हैं जो मुख्यमंत्री जी के बहुत करीब होते हैं। ये खबर सुनते ही DGP साहब कानपुर से सीधे शिवपाल जी के आवास पर जाते हैं और आवास पर पहुंचने के बाद बोलते हैं कि सर जो हुआ वो छोड़िए, मैं उनकी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ, इसको मैं अपनी तरह से हैंडल करूँगा केस को। लेकिन शिवपाल सिंह कुछ सुनने को राजी ही नहीं थे। तब उनको बहुत गुस्सा आता है। सबसे पहले वो जो SHO शाह आलम थे उन पर 6 मुकदमे दर्ज कर देते हैं और ये मुकदमे कुछ और नहीं थे क्योंकि उनका रिकॉर्ड बिल्कुल साफ था। कुछ और पुलिस को नहीं मिला मुकदमे दर्ज करने के लिए, तो चेन चोरी करने का, घड़ी चोरी करने का, पैसे चोरी करने का, ऐसे सड़क छाप वाले उन पर 6 मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं। अप्रैल 1990 को रात लगभग 12 बजे थे कि DIG साहब कप्तान साहब के बंगले पर जाते हैं। DIG साहब शाह आलम को बहुत बुरी तरह से डांटते हैं और उसे फटकारते हैं कि तुमने ये सब क्या किया है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शिवपाल सिंह और उनके लोगों पर हाथ डालने की। इतना डांट ही रहे थे और वो जो इंस्पेक्टर थे वो थर थर काँप रहे थे क्योंकि एक तो पहले ही उन्हें बुरी तरह से मारा गया, उन पर मुकदमे दर्ज कर दिए गए और अभी DIG भी उनको सुना रहे थे। तो शाह आलम यही सोचते हैं कि मेरी तो इसमें कुछ गलती नहीं है, मैं तो सिर्फ एक गरीब परिवार की मदद करना चाह रहा था, मैं तो ईमानदारी से अपनी ड्यूटी कर रहा था, लेकिन उसका सिला मुझे ये मिला। मेरे ऊपर मुकदमे भी दर्ज किए गए, मुझे मारा तोड़ा भी गया और अभी भी मुझको ही गलत साबित किया जा रहा है। SHO शाह आलम के कंधे पर हाथ रखते हैं और हाथ रखने के बाद बोलते हैं कि तुम मत घबराओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम परेशान मत हो। DIG सुनकर गुस्सा हो जाते हैं। गुस्सा होने के बाद बोलते हैं कि तुम्हें पता भी है क्या बोल रहा हो। वो बोलते हैं कि सर इन्होंने कुछ नहीं किया, इनकी जो ड्यूटी थी वही की गई है, जो मुजरिम है सजा उनको मिलनी चाहिए, ना कि बेगुनाह को। तब DIG बोलते हैं कि तुम्हें पता है कि तुम किससे टकरा रहे हो, इसका अंजाम क्या होगा। तो बृजलाल जी बोलते हैं कि अंजाम जो भी होगा देखा जाएगा, आप मुझे मेरी ड्यूटी करने दीजिए, आप अपनी कीजिए ड्यूटी, मैं अपना काम ईमानदारी से करूंगा और इस वर्दी पर आंच नहीं आने दूंगा। बृजलाल जी SHO को लेकर वापस चौकी आ जाते हैं और उन लोगों पर FIR दर्ज करते हैं। शिवपाल सिंह का भी उसमें नाम होता है। जब ये FIR दर्ज हो जाती है तब CID टीम बुलाई जाती है लखनऊ से जांच के लिए, क्योंकि ये केस बहुत ज़्यादा आगे तक बढ़ चुका था, यानी कि अखबारों की सुर्खियों में बन चुका था। अब ये सत्ता का मामला था तो CID टीम आती है ताकि वो जज कर सके और जो दोषी है उसको सज़ा दी जा सके। इसके बाद मायावती की सरकार आ जाती है और 30 सितंबर 2011 को बृजलाल जी को मायावती जी DGP बना देती हैं। लेकिन 2012 के इलेक्शन होने वाले होते हैं, तब मुलायम सिंह और कुछ नेता IS कुरैशी यानी चुनाव आयोग के प्रभारी के पास जाते हैं और जाने के बाद बोलते हैं कि जब तक कि यहाँ के DGP बृजलाल जी हैं, हमें शक है कि ये इलेक्शन सही से ईमानदारी से नहीं हो पाएगा और वो जब तक रहेंगे हम इलेक्शन नहीं होने देंगे, हम नहीं चाहते कि कुछ बवाल हो, इसलिए आप कुछ कीजिए। मजबूरन क्योंकि चुनाव आयोग पर प्रेशर था तो 8 जनवरी 2012 को बृजलाल जी को पद से हटा दिया जाता है और उनकी जगह एक नया नाम आता है जो थे अतुल कुमार। अब ये अतुल कुमार वही थे जिनको साल 1989 में बंगले पर बुलाकर नेताजी ने कहा था कि आप काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं लेकिन हमारे अनुसार आप काम नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका तबादला किया जा रहा है, आप अपने तबादले की तैयारी कर लीजिए, और उनको यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब आगे खाई पीछे कुआ, आगे करते भी तो नेताजी क्या करते, अब तो उनके पास कुछ और रास्ता नहीं था कि ये कह सकें कि ये भी नहीं चाहिए। आखिरकार उनके साथ ही समझौता करना पड़ा। लेकिन कहते हैं कि साल 2014 जब तक कि बृजलाल जी का रिटायरमेंट हुआ, जब तक कि मुलायम सिंह जी से इनकी अदावत चलती रही और जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार आती थी इनको परेशानियां उठानी पड़ती थी। कानून कभी किसी के सामने नहीं झुकता, चाहे वो नेता हो या कोई राजा हो। कानून की अपनी एक ताकत होती है, अगर ईमानदारी पर है तो पहाड़ भी हिला सकता है। फिर हाजिर होंगे आपके सामने जुर्म की एक और सच्ची घटना लेकर। जब तक कि आप अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।